हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक विकास के संकेतक यानी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह टॉपिक स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर के अर्थशास्त्र के दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के संकेतकों की चर्चा करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि आर्थिक विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास का अध्ययन अर्थशास्त्र की रोचक एवं चुनौतीपूर्ण शाखाओं में से एक है। यद्यपि आर्थिक विकास के अध्ययन ने वाणिज्यवादियों से लेकर एडम स्मिथ तथा मार्क्स और कीन्स तक सभी अर्थशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण यह जो अर्थशास्त्र की जो शाखा है वह और अधिक रुचिपूर्ण और अर्थशास्त्रियों के अध्ययन का केंद्र बिंदु बनी है। विद्यार्थियों, इसमें हम विश्वव्यापी मंदी एवं द्वितीय विश्व युद्ध की घटना ले सकते हैं कि इन घटनाओं के पश्चात अर्थशास्त्रियों ने विकास प्रक्रिया डेवलपमेंट प्रोसेस तथा नियोजन के सिद्धांत एवं कार्यशैली थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग के अध्ययन पर अधिक महत्व दिया था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनमें आज़ादी प्राप्त हुई और इन देशों के जो नेता हैं अपनी अर्थव्यवस्थाओं का तीव्र विकास करना चाहते थे और साथ में ही निर्धन देशों में भी जागरूकता उत्पन्न हुई। ये देश अपने पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे और इनमें भी तीव्र प्रगति प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कुछ समय से गरीब लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण पर बल दिया जाने लगा और ये सोचा जाने लगा कि एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक अन्य स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है, क्योंकि विश्व के देशों में परस्पर निर्भरता होती है। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देश भी कम विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करके अपने खेमे में शामिल करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो इन सब कारणों से आर्थिक विकास की समस्याओं में या अल्प विकसित देशों के विकास में अर्थशास्त्रियों ने रुचि ली और मायर एंड बाल्डविन ने उचित ही टिप्पणी की है कि राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। तो विकास का अर्थशास्त्र अल्प विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है कि किस प्रकार इन देशों में आर्थिक विकास को तीव्र किया जाए और इस हेतु आगे अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न मॉडल्स को भी डेवलप किया था।
विद्यार्थियों, जहाँ तक आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन अवधारणाओं की बात है, तो सामान्यतः इन दोनों अवधारणाओं को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ऐसा प्रयोग करना मान्य भी है, स्वीकृत है। लेकिन जहाँ दोनों धारणाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों कंसेप्ट्स प्रयुक्त किए जाते हैं, वहाँ इनका अलग अर्थ लिया जाता है। विद्यार्थियों, आर्थिक वृद्धि का मतलब है अधिक उत्पादन, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन, जिनके द्वारा यह उत्पादित किया जाता है और वितरित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है, लोगों की आय बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ तकनीकी परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और सतत एवं समावेशी विकास की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यानी आर्थिक विकास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं किसी देश में। इसलिए आर्थिक विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। विद्यार्थियों, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को हम एक बहुत कॉमन से एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के वृद्धि की, या हम ये कहें कि एक बालक है, हम उसकी ग्रोथ की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं, उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं। लेकिन जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, तब हम उसमें ये भी देखते हैं कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं या नहीं, उसकी लर्निंग एटीट्यूड क्या है, उसका जो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है। यानी हम सब चीज़ों को इसमें शामिल करते हैं। तो उसी प्रकार आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि से अधिक व्यापक है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आर्थिक विकास के लिए विद्यार्थियों तीव्र आर्थिक वृद्धि आवश्यक है, परंतु आर्थिक वृद्धि की तीव्र दर ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती कि आर्थिक विकास भी ऊंचा है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उस देश में आर्थिक विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, क्योंकि विद्यार्थियों आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को दूर करना है। इसलिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है। विद्यार्थियों, यदि हम आर्थिक विकास के आधारभूत मूल्यों की चर्चा करें, कोर वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के आधारभूत मूल्य क्या हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में ये तीन जो वैल्यूज हैं अवश्य
संतुष्ट होनी चाहिए। जीवन निर्वाह, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता, लाइफ सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम और फ्रीडम। विद्यार्थियों, पहले आर्थिक वृद्धि को जो पर कैपिटा इनकम है या जीएनपी है, उसमें वृद्धि को ही पर्याप्त माना गया और ये माना गया कि आर्थिक वृद्धि के लाभ रिस्क कर नीचे गरीब लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ है, विकास का रिसाव प्रभाव है, क्रियाशील नहीं हो पाया। इसलिए वर्तमान में आर्थिक विकास की जो चुनौती है वह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की चुनौती है, विशेषकर निर्धन देशों में। और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का मतलब केवल ऊंची आय नहीं है, बल्कि उन देश के निवासियों में शिक्षा, स्वास्थ्य का ऊंचा स्तर होना चाहिए, गरीबी का स्तर कम हो, स्वच्छ वातावरण हो, अवसरों की समानता हो, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, रिच कल्चरल लाइफ हो। ये सभी तत्व जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। तो इसी संदर्भ में डेनिस गॉलिट और अन्य अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के ये 3 आधारभूत मूल्य बताए हैं। जीवन निर्वाह, जिसका मतलब है कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह पूरी होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हेल्थ, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, प्रोटेक्शन, ये सब जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। यदि इनमें से किसी भी की पूर्ति अल्प है, शॉर्ट सप्लाई है, तो लोगों का जीवन मिजरेबल यानी दुखद हो जाता है। तो इसलिए आर्थिक विकास की क्रियाओं का प्राथमिक कार्य विद्यार्थियों आधारभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना होना चाहिए। दूसरा है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। विद्यार्थियों, इस समय धन संपत्ति प्रायः विश्व में सम्मान का मानदंड बन गया है, और जिसके कारण जो तीसरी दुनिया के लोग हैं वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से शिकार हो जाते हैं जब उनका संपर्क तकनीकी रूप से दक्ष विकसित समाज से उनका जब संपर्क होता है। तो इसलिए अल्प विकसित देश आर्थिक विकास के माध्यम से आत्मसम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए आत्मसम्मान की प्राप्ति के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है। तो इसलिए व्यक्तिगत एवं राष्ट्र स्तर पर, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आत्मसम्मान के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। आर्थिक विकास से ये मूल्य पूरा होता है। तीसरी बात, स्वतंत्रता, फ्रीडम। विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि समाज में और व्यक्तियों के जो विस्तृत अधिकार हैं वे बढ़ने चाहिए। विदेशों पर निर्भरता और प्रतिबंध खत्म होने चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर स्वतंत्रता की जो धारणा है उसमें मानवीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी, अवसरों की समानता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। आर्थिक विकास के द्वारा ही समाज अपने भौतिक वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है और शासन कर सकता है, अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं को उपलब्ध करा सकता है, लोगों को ज़्यादा फ्रीडम प्रदान कर सकता है। और विद्यार्थियों, इन तीनों आधारभूत जो तत्व हैं, मूल्य हैं, उनमें परस्पर
संबंध है आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की कमी जीवन निर्वाह के निम्न स्तर के कारण होती है, और आत्मसम्मान की कमी और जो जीवन निर्वाह के साधनों की जो कमी है उससे निर्धनता का दुष्चक्र भी पैदा होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी विकास की व्याख्या अधिकारों और क्षमताओं के संदर्भ में की है। यानी विकास से मतलब है उन बंधनों को दूर करना जो लोगों की रोजी रोटी के लिए जो अवसर हैं उनको सीमित करते हैं। विकास इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों की स्वतंत्रता का दायरा विस्तृत हो सके। तो विद्यार्थियों, आर्थिक विकास इस प्रकार बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास को किस प्रकार मापा जाए। क्या इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? तो यहाँ हम मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति, सबसे पहले हम ये ले रहे हैं। तो आर्थिक विकास को जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति की जो परंपरागत धारणा है उससे मापा जाता रहा है, और ये माना जाता रहा कि यदि किसी देश में दीर्घ काल तक लगातार प्रति व्यक्ति आय में जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है उसमें यदि वृद्धि होती है तो उस देश में ये माना जाएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, 1970 के दशक से विकास के जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति माप से असंतुष्ट होकर आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया, और जो अर्थशास्त्री हैं वे कहते हैं कि 3 अलग अलग किंतु एक दूसरे के पूरक जो कंसेप्ट्स हैं या जो उद्देश्य हैं, यानी रोजगार बढ़ाने, गरीबी दूर करने तथा आय और धन की असमानता को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसके लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न मदों का प्रयोग करते हुए सूचकांक निर्मित किए हैं। इसमें हम पहले ले रहे हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये जो सूचकांक है मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में 23 विकसित तथा विकासशील देशों की सम्मिश्र भौतिक गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसको तैयार किया था, और इस सूचकांक में 3 तत्व लिए गए हैं। ये 3 तत्व हैं विद्यार्थियों, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा 1 वर्ष की आयु में, और साक्षरता 15 वर्ष की आयु में। और ये जो सूचकांक है PQLI, इसकी गणना तीनों घटकों को समान भार देते हुए औसत निकाल के की जाती है, और इसमें जो सूचकांक है उसकी जो वैल्यू है वह 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक इसका स्केल है, पैमाना है। और मॉरिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रति व्यक्ति जीएनपी दर और PQLI के बीच में कोई स्वतः तालमेल नहीं है, और
वास्तव में पोषण संबंधी स्थिति, लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक संबंधों की उपस्थिति, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी समाज या देश के PQLI को निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों, 1950 से लेकर 1970 तक की अवधि में श्रीलंका का जो PQLI है भारत से कहीं अधिक था। हालांकि दोनों देशों की औसत GNP प्रति व्यक्ति वृद्धि दर लगभग समान थी। तो कहने का मतलब ये है कि केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। आर्थिक विकास का एक मुख्य इंडिकेटर, प्रमुख संकेतक, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ते भी रहते हैं, और वह है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विद्यार्थियों, 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत कर रहा है, और इसकी जो संकल्पना है वह अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने की थी। और विद्यार्थियों, जो HDI है वह 3 आधारभूत पहलुओं में उपलब्धियों का मिश्रित सूचकांक है। और मानव विकास रिपोर्ट 1910 तथा उसके बाद मानव विकास सूचकांक को ज्ञात करने के लिए इन तीनों आयामों के लिए जो सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है उसका गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। और विद्यार्थियों, HDI का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक डायमेंशन के लिए सूचकांक ज्ञात किया जाता है, और सूचकों को हम शून्य से लेकर 1 के बीच में हम उसको व्यक्त करते हैं, और हर एक इंडिकेटर के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निश्चित किए गए हैं। ये डायमेंशन है मानव विकास सूचकांक को बनाने के लिए। जो डायमेंशन हैं वह 3 लिए गए हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य को मापने के लिए हम जीवन प्रत्याशा लेते हैं, उसका सूचकांक जीवन प्रत्याशा है, और जीवन प्रत्याशा का अधिकतम मूल्य 85 वर्ष और न्यूनतम मूल्य 20 वर्ष माना गया। और शिक्षा के लिए 2 लिए गए हैं, यहाँ पर 2 इंडिकेटर हैं। एक तो स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष, और दूसरा स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष। और जो जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से मापा जाता है, और ये क्रय शक्ति समता के अनुसार 1911 में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में व्यक्त की जाती है। और इसके लिए न्यूनतम जो मूल्य है वो $100 है, और अधिकतम मूल्य $75,000 प्रति व्यक्ति आय है। विद्यार्थियों, किसी भी डायमेंशन, इन तीनों में से किसी भी डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र को काम में लिया जाता है: डायमेंशन इंडेक्स इज इक्वल टू वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, उसको हम डिवाइड करते हैं अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। यानी किसी भी देश के लिए किसी तीनों में से किसी डायमेंशन के लिए वास्तविक मूल्य निकाला जाता है, उसमें से न्यूनतम मूल्य घटाया जाता है, और उसको अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड किया जाता है। विद्यार्थियों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह नॉर्वे का सबसे अधिक था। दूसरे स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड थे, जिनका HDI वैल्यू था 0.955, और भारत का जो HDI वैल्यू था वह था 0.645।
और जबकि भारत की जो रैंक थी वह 131 है 189 देशों में। विद्यार्थियों, यद्यपि भारत की जो HDI रैंक है वह काफ़ी नीचे है, लेकिन जो भारत की HDI वैल्यू है उसमें 1990 से लेकर 2020 तक उसमें वृद्धि हुई है, जहां 1990 में HDI वैल्यू भारत की 0.429 थी 0.429 थी और वो बढ़कर 2020 की रिपोर्ट में 0.645 हो गई। लेकिन अभी भी भारत का जो HDI है वह काफ़ी कम है और भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। भारत जो देश है वह मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। इसके साथ मानव विकास रिपोर्ट 2010 में 3 नए माप भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें से पहला है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा लिंग असमानता सूचकांक GII, तीसरा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो विद्यार्थियों, HDI और ISDI मीन्स असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनमें जो अंतर है वह असमानता के कारण संभाव्य मानव विकास में होने वाली हानि का सूचक होता है। विद्यार्थियों, जो HDI है और जो IHDI है, यदि लोगों के बीच असमानता नहीं होगी तो IHDI और HDI दोनों बराबर होंगे, लेकिन जैसे जैसे असमानता में वृद्धि होगी IHDI HDI से नीचे चला जाएगा। और जो दूसरा सूचकांक है लिंग असमानता सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, इसमें महिलाओं के दृष्टिकोण से 3 महत्वपूर्ण आयामों को शामिल किया गया है। ये 3 डायमेंशन हैं: प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सशक्तिकरण एम्पावरमेंट, श्रम बाजार में हिस्सेदारी लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। विद्यार्थियों, GII यानी लिंग असमानता सूचकांक 0 होने का मतलब है महिलाओं और पुरुषों की स्थिति समान है, और यदि GII ऊंचा है तो इसका मतलब है जो लिंग असमानता है या महिला पुरुष समानता की स्थिति में खराब प्रदर्शन। जो अगला सूचकांक है वह है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। विद्यार्थियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में व्यक्तिगत स्तर पर बहुआयामी वंचना की, डिप्राइवेशन की यह पहचान करता है और यह सूचकांक जनसंख्या के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। विद्यार्थियों, इसमें भी HDI को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम लिए गए हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिन्हें 10 सूचकों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, इनके अलावा भी और एक सूचकांक है जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है: सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। विद्यार्थियों, हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वह भूटान के जो चौथे राजा थे जिग्मे सिंगवे वांगचुक, इन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया था और उसमें
जो डायमेंशंस लिए थे वह हैं उच्च प्रतिव्यक्ति वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय, सुशासन की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, ये सब उसमें शामिल किए गए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश की गई मार्च 2021 में, उसमें भी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया गया है। और इसमें हम विद्यार्थियों विकास की होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, यानी लोगों के कल्याण और लोगों की समृद्धि के लिए केवल प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों का जो कल्याण है, लोगों की जो समृद्धि है, वह नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी उनका वेलबींग निर्भर करता है। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इनको भी महत्व दिया गया है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी महत्व दिया गया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों के लिए इंडेक्स दिया गया है और इसमें भारत का 139वां 139 स्थान है। और विद्यार्थियों फिनलैंड देश जो है इसमें सबसे ऊपर है। तो विद्यार्थियों, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 6 वेरिएबल्स को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा भी है, सोशल सपोर्ट भी है, जेनरोसिटी उदारता भी है और परसेप्शन ऑफ करप्शन ये भी है। तो इस प्रकार उसमें नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो विद्यार्थियों, इन सब जो इंडिकेटर्स की मैंने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा की है, उससे ये स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में विकास अर्थशास्त्रियों का ध्यान आर्थिक वृद्धि से हटकर मानव विकास पर केंद्रित हुआ है और देशों के आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इससे हम ये ना समझें कि किसी भी देश के लिए जो जीएनपी और जीएनआई के या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं, पर कैपिटा जीएनपी के जो आंकड़े हैं वह निरर्थक हैं, ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि हम अन्य इंडिकेटर्स को जो सोशल इंडिकेटर्स हैं या जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको हम ध्यान में रखकर जीएनपी और पर कैपिटा जीएनपी के द्वारा जो देश का आर्थिक विकास है उसको मापने की जो लिमिटेशंस हैं उनको हम सप्लीमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो मापदंड है उसके पूरक हैं ये आर्थिक विकास के अन्य जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो एचडीआई हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे पीक्यूएलआई हो, ये उनके पूरक हैं। तो इस प्रकार मैं समझती हूँ आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वह भी समझ में आई होगी और आर्थिक विकास को मापने के लिए हम किन इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं उनको हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। और इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था वीके पुरी एवं एसके मिश्रा, विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन एमएल जिंगन की पुस्तक, विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र एमएल तनेजा एवं आरएम मायर की पुस्तकों का प्रयोग किया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित
जो डाटा है वो मैंने इंटरनेट से लिया है। तो विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू। इसके बाद हम आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे।